हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में या फिर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक में मॉड्यूल 3 यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 3 जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है लैटिस। तो लैटिस का जो बेस है वो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। लैटिस का बेस बनता है पार्शियल ऑर्डर सेट से, जिसको हम पोसेट कहते हैं, और साथ ही साथ में लैटिस में हमें हाइसे डायग्राम को भी जानना जरूरी है। तो आज के इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मॉड्यूल 3 के हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है, जिसको हम पोसेट कहते हैं, है ना। और उसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन होती है पोसेट्स की, जिसको हम हाइसे डायग्राम कहते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। और इन दोनों ही चीज़ों का यूज हमारा आगे लैटिस और इस मॉड्यूल में होने वाला है। तो ये बेस लेक्चर होगा। इस लेक्चर को सीखकर ही आप लैटिस की डेफिनेशन को और लैटिस के जो आगे सभी डेफिनेशंस होगी, है ना, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होगी, वो इस लेक्चर को देखकर ही आप समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्शियल ऑर्डर सेट, पोसेट। रिलेशन हमने फर्स्ट मॉड्यूल में आपको पढ़ाया था, फर्स्ट यूनिट में। रिलेशन में मैंने आपको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन वहाँ पर बताया था, है ना। उसी से हम पोसेट को दोबारा डिफाइन करेंगे और इसके लिए हाइसे डायग्राम बनाना सीखेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन इज पार्शियल ऑर्डर सेट। पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है? पार्शियल ऑर्डर सेट को हम पोसेट भी कहते हैं शॉर्ट में, है ना। पार्शियल ऑर्डर सेट को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? पोसेट, है ना। तो ये पार्शियल ऑर्डर सेट कब बनता है? पार्शियल ऑर्डर सेट के लिए एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, कैपिटल ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए, टुगेदर विद बाइनरी रिलेशन। एक बाइनरी रिलेशन लेंगे जिसको हम नाम देंगे कैपिटल आर का। तो अगर किसी सेट को हम ए सेट को, है ना, उसके रिलेशन के साथ में लिखते हैं तो वो पार्शियल ऑर्डर सेट बनता है ना। और इसको हम पोसेट भी कहते हैं यदि वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। इस सेट टू बी पार्शियल ऑर्डर सेट और पोसेट इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये जो रिलेशन है कुछ कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करता है तब हम इस पेयर को, ए और आर के पेयर को पोसेट कहेंगे, है ना। तो रिलेशन पर ही ये डिपेंड करता है पोसेट। तो रिलेशन जो है हमारा 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव, दूसरी होती है एंटीसिमेट्रिक, तीसरी होती है ट्रांजिटिव। तो ये जो ए सेट पर रिलेशन आर डिफाइन है, यदि रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो आर जो रिलेशन यहाँ पर बनेगा वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बनेगा। और ए को अगर हम पेयर बना के आर के साथ लिख देते हैं तो वो पार्शियल ऑर्डर सेट बनेगा, पोसेट। ठीक है। तो आर को अगर रिफ्लेक्सिव दिखाना है, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए फर्स्ट मॉड्यूल वाली वही कंडीशन यूज करेंगे, है ना। फर्स्ट मॉड्यूल में आपने सीखा था कि जो ए एलिमेंट है, ए और ए का पेयर, वो हमारा रिलेशन में बिलोंग करे और ये कंडीशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए हो। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो ए है वो ए के ही साथ में रिलेट होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए। दोनों का एक ही मतलब है। तो अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है रिलेशन में तो वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। फिर बात करते हैं एंटीसिमेट्रिक की। ठीक है। एंटीसिमेट्रिक में क्या होता है? एंटीसिमेट्रिक में यदि हमारे 2 एलिमेंट है, एक हमने एलिमेंट लिया ए और एक एलिमेंट लिया हमने बी, और दोनों हमारे सेट ए में बिलोंग करते हैं, देन साथ ही साथ में हम ये कहें वहाँ पर कि ए बी जो है वो आर में है, एंड साथ ही साथ में बी सी जो है, सॉरी बी ए जो है वो भी आर में है। मतलब आर रिलेशन में बिलोंग करता है। रिलेशन एक ऑर्डर पेयर का सेट ही होता है, जैसे कि आप जानते हैं, है ना। ए बी हमारा आर में है और साथ ही साथ में बी ए भी हमारा आर में है। तो ये इम्प्लाइज ये करे कि जो ए एलिमेंट है वो बी के बराबर होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। या फिर इसको हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि ए रिलेटेड हो बी के साथ एंड बी रिलेटेड हो ए के साथ। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी तभी बने जब ए जो है वो बी के बराबर जाए। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फिर तीसरी प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में भी हम 3 एलिमेंट लेते हैं, एक ए लेंगे, एक बी लेंगे, एक सी लेंगे, और तीनों एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करेगा। तीनों एलिमेंट हमारे सेट ए में बिलोंग करेंगे। और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए बी हमारा रिलेशन आर में बिलोंग करता है एंड बी जो है
सी के साथ पेयर बना के रिलेशन आर में बिलोंग करता है। तो ये जो मिडिल वाला पोर्शन, मिडिल वाला जो एलिमेंट है बी, ये एलिमिनेट हो जाता है। पेयर किसका बनेगा? ए और सी का। तो जो ए और सी का पेयर बनेगा वो भी हमारा रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डेट इज करके, यदि ए रिलेटेड हो बी के साथ एंड बी रिलेटेड हो सी के साथ, तो दिस इम्प्लाइज ए भी हमारा सी के साथ रिलेट होना चाहिए। मतलब मिडिल वाला जो एलिमेंट है वो हमारा हाइड हो जाता है और ए जो है सी के साथ में पेयर बनाएगा। ए किसके साथ में पेयर बनाएगा? सी के साथ में पेयर बनाता है ना। ए सी के साथ रिलेटेड हो जाता है तो हम कहते हैं कि आर रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है यदि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो जो आर रिलेशन अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो वो हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है। और यदि हम ए सेट को, है ना, इस आर रिलेशन के साथ में इस तरीके से पेयर बना के लिख दे, ए को यदि हम पेयर बना के लिख दे आर के साथ में इस तरीके से, तो ये हमारा पोसेट बनता है पार्शियल ऑर्डर सेट। पार्शियल ऑर्डर सेट जिसकी डेफिनेशन से ही हम लैटिस को डिफाइन करने वाले हैं। तो पोसेट को जानना जरूरी है। तो पोसेट हमेशा ध्यान रखना, है ना। किसी सेट को अगर एक रिलेशन के साथ में इस तरीके से पेयर बनाए और रिलेशन क्या हो? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे, तब हम इस पेयर को पोसेट कहते हैं या पार्शियल ऑर्डर सेट कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक सेट लिया ए, कैपिटल ए, जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 6, 12, 24 एंड 36। ये हमारा एक सेट है ए, और आर हमारा रिलेशन है इस सेट के ऊपर, ए सेट के ऊपर। और किस तरीके से डिफाइन है? ए डिवाइड्स बी। इस तरीके से डिफाइन है, ए डिवाइड्स बी। ए डिवाइड्स बी को हम, ए डिवाइड्स बी का मतलब है बी जो है वो ए को डिवाइड करता है। इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक तो तरीका यही हो गया, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए डिवाइड्स बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं बी अपॉन ए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है ए डिवाइड बी। ए लिखेंगे, एक सीधी लाइन डालेंगे, बी, इसका मतलब होगा ए जो है वो बी को डिवाइड करता है। ठीक है, ए डिवाइड्स बी इसको हम कहते हैं, जिसका मतलब सिंपली बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो डिवाइड का रिलेशन है इस सेट के ऊपर। तब हमें प्रूफ करना है, अगर हम डिवाइड का रिलेशन ले तो ये जो आर रिलेशन है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बनाएगा, और साथ ही साथ में ये जो ए सेट है आर के साथ में पार्शियल ऑर्डर सेट मतलब पोसेट बनाएगा। तो पहले हमने डिफाइन कर लिया कि यहाँ पर जो रिलेशन आर है, अगर हम कहते हैं ए रिलेटेड बी, तो उसका मतलब है ए बी को डिवाइड करता है, ए डिवाइड बी। ठीक है, ए रिलेटेड बी का मतलब क्या होगा? यहाँ पर ए डिवाइड बी मतलब ए बी को डिवाइड करता है। ये हमने मान लिया। अब इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है, ये तीनों इसमें प्रॉपर्टी हम प्रूफ करके दिखाएंगे। डिवाइड का रिलेशन है, आप सभी जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट अपने आप को डिवाइड हमेशा करता है। ए जो है अपने आप को डिवाइड हमेशा करेगा, जैसे कि 2 जो है 2 को डिवाइड करके 1 देता है, 3 जो है 3 को डिवाइड करके 1 देता है ना। तो कोई भी एलिमेंट अपने आप को डिवाइड हमेशा करता है। अगर ए डिवाइड करता है ए को, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ए जो है ए के ही साथ में रिलेट है, और ये कंडीशन किसी भी एलिमेंट को लेकर के कर सकते हैं आप, है ना। जो ए सेट में हमारा एलिमेंट है 2, 3, 6, 12, 24, 36, सब के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी, है ना। और ये कंडीशन क्या होती है हमारी? ये कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम सिंस करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी एलिमेंट अपने आप को हमेशा डिवाइड करता है। इसका मतलब ए जो है ए के साथ में रिलेट करेगा, और ये जो आर रिलेशन है इस केस में रिफ्लेक्सिव होगा। आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी होती है। दूसरी एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। डिवाइड के रिलेशन में आप हमेशा जानते हैं, है ना, एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी में डिवाइड का रिलेशन आप हमेशा जानते हैं। यदि आप ये कहते हैं कि जो ए है वो बी को डिवाइड करता है, और आप साथ ही साथ में ये भी कहते हैं कि जो बी है वो ए को डिवाइड करता है, तो ये कब पॉसिबल है? ठीक है, ये कब पॉसिबल है? ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब ए हो इक्वल बी के। ये तभी पॉसिबल है जब ए किसके इक्वल हो? बी के इक्वल हो। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर
ए रिलेट करता है बी से एंड बी रिलेट करता है ए से, तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब ए बी के बराबर हो। और ये कंडीशन कौन सी होती है? ये कंडीशन होती है एंटी सिमेट्रिक। आप कह सकते हैं कि आर इज एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, इसको एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, कोई भी एग्जांपल पर्टिकुलर ले सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि 2 जो है 3 को डिवाइड करता है, फिर आप कहते हैं कि 3 जो है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, आपने कहा कि 2 जो है वो 3 को डिवाइड करता है, इसका मतलब 3/2। आपने कहा कि 3 जो है वो 2 को डिवाइड करता है, तो इस केस में क्या इक्वल हो सकते हैं? 2 3 के इक्वल कभी भी नहीं होगा, है ना। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, यदि हम कहें कि 3 3 को डिवाइड करता है और 3 3 को डिवाइड करता है, तो ये तभी पॉसिबल है यदि ए की वैल्यू भी और बी की वैल्यू भी दोनों सेम हो, है ना। वही हमने लिखा है कि डिवाइड के रिलेशन में अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है, ये पॉसिबिलिटी तभी आ सकती है जब दोनों एलिमेंट इक्वल हो, अदरवाइज कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं आती है। तो इस केस में हमारा जो रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक होगा। बात करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से जानते हैं डिवाइड में। अगर आप ये कहते हैं कि सेट में हमारा 2 एलिमेंट है ना, 3 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है, 24 है एंड 36 है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर 2 6 को डिवाइड करता है एंड 6 12 को डिवाइड करता है, तो डेफिनेटली ये जो 2 है ये इस 12 को भी डिवाइड करेगा। और आपका ये बहुत वेल नोन रिजल्ट है कि अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करते हैं और 12 को आप 6 से डिवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली ये 2 जो है ये भी 12 को डिवाइड करेगा, करता है ना। तो ये डिवाइड में आपकी जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है सेट के लिए बहुत इजीली होल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात आपको वहाँ पर लिखनी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमने मान लिया कि ए बी सी 3 एलिमेंट है, ए बी सी 3 एलिमेंट है जो कि ए सेट में बिलोंग करते हैं, है ना। और हमने कंसीडर किया कि ए जो है वो बी को डिवाइड करता है एंड बी जो है वो सी को डिवाइड करता है ना। इफ, तो दिस इम्प्लाइज, ये डेफिनेटली होगा डिवाइड के रिलेशन में कि ए बी सी को डिवाइड करेगा। ओके, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि अगर ए बी के साथ रिलेट करता है और बी सी के साथ रिलेट करता है, तो ये जो मिडिल वाला एलिमेंट है ये हाइड हो जाएगा और ए सी के साथ रिलेट कर जाएगा। इसका मतलब ये होगा, और ये होती है हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव। आर जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, यानी कि जो रिलेशन है ये डिवाइड वाला, ये हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बन जाएगा। तीनों प्रॉपर्टीज ने सेटिस्फाई की, और जो ए का पेयर इस रिलेशन के साथ में बनेगा वो हमारा पार्शियल ऑर्डर सेट, जिसको हम पोसेट कहेंगे। तो ये एग्जांपल हमारा पोसेट का हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पोसेट कि पोसेट हमारा पार्शियल ऑर्डर सेट कब बनता है। अब इस पोसेट को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। डायग्राम भी इसका बना सकते हैं, है ना, क्योंकि डायग्राम से चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है ना। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन डायग्राम से आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो पोसेट को हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे बाय ये डायग्राम, और ये जो डायग्राम है इसको हम हैसे डायग्राम कहते हैं। ठीक है, इसको हम कौन सा डायग्राम कहेंगे? हैसे डायग्राम। लैटिस में आपको हैसे डायग्राम दिया होता है और आपको उसको चेक करना होता है क्या वो हमारा लैटिस है या नहीं है। तो पहले आपको हैसे डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको हैसे डायग्राम बनाना भी पड़ सकता है लैटिस को प्रूफ करने के लिए। इसलिए हैसे डायग्राम के बारे में जानना जरूरी है। हैसे डायग्राम आपको सिंपली, आपको मैंने बताया कि अगर हम पोसेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन in which all arrows heads are understood to be pointing upwards is known as the Heise diagram। तो हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या पार्शियल ऑर्डर सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जिसमें जो एरो हेड्स है, क्योंकि हम पहले इसमें डायग्राफ बनाते हैं, है ना, डायग्राफ बनाते हैं, और डायग्राफ में जो हम ए अगर बी से रिलेट है तो हम उसको इस तरीके से एरो से दिखाते हैं। तो जो एरो हेड्स है वो हमेशा ऊपर की तरफ हम कोशिश करते हैं उसको रखने की, है ना। तो इस तरीके का जो डायग्राम बनता है वो हमारा हैसे डायग्राम बनेगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। हैसे डायग्राम का प्रोसेस है बनाने का, है ना।
प्रोसीजर फॉर ड्राइंग हेसे डायग्राम। बेसिकली ये 4 स्टेप में ही हो जाता है। मेन स्टेप इसमें 3 ही स्टेप है, बाकी 2 स्टेप तो फॉर्मेलिटी के लिए है लास्ट की, है ना। तो पहली स्टेप हमारी होती है कि हमें डायग्राफ बनाना है, डायरेक्टेड ग्राफ जिसको कहते हैं, ड्रा डायग्राफ ऑफ द रिलेशन, है ना। हमें डायग्राफ बनाना है या डायरेक्टेड ग्राफ बनाना। डायरेक्टेड ग्राफ जो कि मॉड्यूल 1 में मैंने आपको सिखाया था बनाना। रिलेशन है हमारे पास, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम सेट के एलिमेंटों को लिखते हैं सर्किल में, और फिर जो रिलेट करते हैं उनको हम एरो से डिफाइन करते हैं, तो वो डायग्राफ बन जाता है। तो सबसे पहले मैं डायग्राफ बनाना है रिलेशन का। अगर आपको डायग्राफ बनाना नहीं आता है तो मॉड्यूल 1 में मैंने इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, वहाँ पर आप इसको सीख सकते हैं। फिर डायग्राफ में हमारी पैरेलल एजेस, सेल्फ लूप सब आते हैं, तो हमें सेल्फ लूप को दूसरे स्टेप में रिमूव करना है। जितने भी सेल्फ लूप होंगे, सेल्फ लूप मतलब एक इस तरीके की साइकिल होगी, जैसे कि ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट से चल करके उसी पर आपकी ख़त्म हो जाती है, तो ये सेल्फ लूप कहलाता है। हमें इनको रिमूव करना है, डिलीट कर देना है डायग्राम से, ये दूसरी स्टेप होगी। तीसरे स्टेप में हमें जितने भी ट्रांजिटिव एजेस होगी, सेल्फ लूप को रिमूव करने के बाद, ठीक है, सेल्फ लूप का मतलब होगा जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है उससे सेल्फ लूप बनता है ना। तो सेल्फ लूप को रिमूव करने के बाद जो हमारा फिगर बनेगा, जितने भी सेट में एलिमेंट बचेंगी, उनमें हमें देखना है कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो उनसे जो ट्रांजिटिव एजेस बनेगी, उन ट्रांजिटिव एजेस को हमें रिमूव कर देना है, एलिमिनेट कर देना है अपने ग्राफ से। और बस तीसरी और चौथी स्टेप में हमें क्या करना है कि जो एरोज है उनको हटा करके एज बना देना है, सीधी लाइन बना देनी है। और जो सर्किल्स होंगे जिनके अंदर एलिमेंट लिखेंगे उनको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। और हमें कोशिश यही रखनी है कि एरोज का जो नोटेशंस होगी वो अपवार्ड रखे, ऊपर की तरफ पॉइंटिंग करें हम उनको, है ना। और उसी के अकॉर्डिंग हमें एज डालनी है फिर बाद में। तो लास्ट की स्टेप में हम एरोज को हटाकर एजेस बना देते हैं और सर्किल्स को हम डॉट या वर्टेक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इस तरीके से हमारा हाइस डायग्राम बन जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको ये सारी स्टेप्स को क्लियरली बताता हूँ। मैंने कंसीडर किया ए सेट है मेरे पास, कि ए सेट में हमारा एलिमेंट है 4, 5, 6, 7, और आर हमारा यहाँ पर एक रिलेशन है हमारा लेस देन इक्वल टू का। इस सेट के ऊपर लेस देन इक्वल टू का एलिमेंटों के बीच में रिलेशन डिफाइन किया गया। तो हमें यहाँ पर इस रिलेशन के लिए हैसे डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये पोसेट होता है हमेशा, यहाँ पर पोसेट बनेगा, चाहे तो आप इसको पोसेट प्रूफ भी कर सकते हैं। फिर इसके लिए हम हैसे डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले हैसे डायग्राम बनाने के लिए हमें चाहिए रिलेशन आर, मतलब रिलेशन आर में कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करेंगे। रिलेशन हमारा रिप्रेजेंट होता है यहाँ पर लेस देन इक्वल टू से, तो एलिमेंटों में आपको देखना है लेस देन इक्वल टू की कंडीशन किस किस एलिमेंटों में है, वे आपस में रिलेट हो जाएंगे। चलिए सेट बनाते हैं रिलेशन आर का, क्या बनेगा देखिए। पहले सेल्फ एलिमेंटों को देखते हैं। 4 लेस देन इक्वल टू 4 होता है कि नहीं? यस होता है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन भी है, तो 4 इक्वल 4 के होता है, यानी कि जो 4 4 एलिमेंट है वो हमारा रिलेशन में बिलोंग करेगा, है ना। ऐसे ही 5 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, तो 5 5 एलिमेंट भी हमारा इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। 6 लेस देन इक्वल टू 6 होता है, तो 6 6 भी इसमें बिलोंग करेगा, यानी कि आपस में रिलेट करेंगे इस तरीके से। और 7 7 भी हमारा इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्योंकि पोसेट है तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होगी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से ये चारों एलिमेंट हमारे यहाँ पर बनेंगे। अब हमें एक एक एलिमेंट को देखना है। अगर 4 की बात करें, 4 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, यस, यानी कि 4 5 हमारा सेट में बिलोंग करेगा। फिर 4 6 भी हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो 4 6 से रिलेट होगा, यानी कि 4 6 भी हमारा सेट में बिलोंग करेगा। 4 7 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो 4 7 भी हमारा यहाँ पर रिलेशन में बिलोंग करेगा। सेम तरीके से 5 6 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, 5 लेस देन होता है 6 से, तो 5 6 भी इसमें बिलोंग करेगा। ऐसे ही हमारा 5 7 भी इसमें बिलोंग करेगा। और फिर अगर बात करें 6 की और 7 की, तो 6 लेस देन इक्वल टू 7 हमेशा होता है, तो 6 7 से रिलेट करेगा, और 6 7 भी हमारा यहाँ पर बिलोंग करेगा इस सेट में, ठीक है। तो आपको देखना है कि लेस देन इक्वल टू एलिमेंटों में कहाँ कहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। जहाँ जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी
उसी से हमारा रिलेशन आर बनता है और रिलेशन आर में हमारे टोटल एलिमेंट बन जाएंगे जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब हमें इस रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ सबसे पहले बनाना है। डायरेक्टेड ग्राफ बनाने के लिए जो सेट ए है उसके एलिमेंट देखेंगे। सेट ए में एलिमेंट है 4, 5, 6, 7। उन एलिमेंटों को सर्किल में लिख देना इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है 4, 5, 6, 7 स्टेप 1 में। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ बनाने का तरीका जो कि मैंने आपको मॉड्यूल 1 में बताया था। 4, 5, 6, 7 को पहले सर्किल में लिख देंगे जो ए के एलिमेंट है। अब आपके पास रिलेशन जो है आर उसका सेट बना हुआ है ऊपर, उस सेट को देखते हुए आपको यहाँ पर एरो डालनी है। ठीक है, एरो कैसे डलेगी? 4, 4 हमारा सेट में बिलोंग करता है, मतलब 4 जो है 4 के साथ में रिलेट करता है, तो एक सेल्फ लूप यहाँ पर बन जाएगा और वो सेल्फ लूप इस तरीके से बनेगा। ऐसे ही 5, 5 भी बिलोंग करता है तो उस पर भी सेल्फ लूप बनेगा कुछ इस तरीके से। ऐसे ही 6 भी बिलोंग करता है तो 6 का भी सेल्फ लूप बनेगा। ऐसे ही 7 का भी सेल्फ लूप बन जाएगा। तो चारों एलिमेंटों के लिए 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7 के लिए सेल्फ लूप बनेंगे। इस तरीके से एरो लगाएंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 4, 4 जो है 5 के साथ में रिलेट करता है ना। तो 4 जो है 5 के साथ में अगर रिलेट करता है तो हम 4, 5 के बीच में इस तरीके से एरो डालते हुए एक लाइन डाल देंगे। फिर 4, 6 हमारा सेट में बिलोंग करता है रिलेशन आर में, तो 4, 6 के बीच में भी एक लाइन डल जाएगी इस तरीके से एरो लगाते हुए। फिर 4, 7 भी हमारा सेट में बिलोंग करता है तो 4, 7 के बीच में भी एक लाइन इस तरीके से डाल देंगे। 4, 7 के बाद 5, 6 हमारा सेट में बिलोंग करता है तो 5, 6 के लिए भी एक लाइन डाल देंगे। 5, 7 भी हमारा सेट में बिलोंग करता है, 5, 7 के लिए भी एक लाइन इस तरीके से डाल देंगे एरो लगाते हुए। लास्ट में 6, 7 भी हमारा सेट में बिलोंग करता है तो 6 से स्टार्ट करते हुए 7 पर भी एक लाइन इस तरीके से हम डाल देंगे। तो ये जो हमारा ग्राफ बना है ये इस रिलेशन के लिए डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ का काम करता है। इसको मैंने मॉड्यूल 1 में भी आपको बनाना सिखाया था। तो स्टेप 1 में क्या करना है, जो भी रिलेशन हमारा बनेगा उसका हमें डायग्राफ बना देना है, डायरेक्टेड ग्राफ बना देना है इस तरीके से एरो लगा करके। फिर दूसरी स्टेप थी कि दूसरी स्टेप में मैंने आपको बताया था जितने भी सेल्फ लूप्स है उनको हम रिमूव कर देंगे, है ना। तो ये जो हमारे सेल्फ लूप है ग्रीन कलर से जो यहाँ पर बने हुए हैं, है ना, इनको मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाला सेल्फ लूप, ये वाला सेल्फ लूप, ये वाला, इन चारों को हम डिलीट कर देंगे दूसरी स्टेप में और जो हमारा ग्राफ बचेगा उसको देखेंगे। ठीक है ना। तो ये जो सेल्फ लूप हमारे बने हैं ग्रीन कलर से, इन सबको मैंने डिलीट किया। डिलीट करने के बाद हमारे पास ये फिगर बचेगा स्टेप 2 में। तो जितने सेल्फ लूप थे सबको डिलीट किया दूसरे स्टेप में, रिमूव सेल्फ लूप्स। सेल्फ लूप के बाद आपके पास ये जो है ग्राफ बचेगा। तीसरे स्टेप में हमें ट्रांजिटिव जो एजेस बची है उनको एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है ना। अब देखो ये जो आर रिलेशन था इसमें से 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7 ये हमारा एलिमिनेट हो गया। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको देखते हैं क्या क्या बचे हैं। एक बच्चा है 4, 5, 4, 6, 4, 7, इनको लिख लेते हैं, यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो रिलेशन में हमारे पास एलिमेंट बचे हैं 4, 5, 4, 6, 4, 7, 5, 6, 5, 7 और लास्ट में 6, 7। आई थिंक ये 6 एलिमेंट हमारे पास बचे रह जाएंगे जब हम रिफ्लेक्सिव वाले रिलेशंस को डिलीट करेंगे। 3, 3, 6 यस। तो दूसरे स्टेप में आपने सेल्फ लूप को रिमूव किया। सेल्फ लूप को रिमूव करने के बाद तीसरे स्टेप में हमें ट्रांजिटिव एजेस जो है वो रिमूव करनी है। अब ट्रांजिटिव एजेस को रिमूव करना ही इसमें मेन काम होता है। आपको देखना है ट्रांजिटिव रिलेशन किस किस पेयर को लेकर के बनेगा। अगर ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो मैंने पेयर लिया 4, 5, है ना। तो 4, 5 हमारा रिलेट करते हैं। फिर 5 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट, 5 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है 5, 6, है ना। तो फिर मैंने लिया 5, 6, मतलब 4, 5 से रिलेट करता है, 5, 6 से रिलेट करता है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि बीच वाला एलिमेंट एलिमिनेट हो जाएगा और 4 और 6 दोनों हमारे सेट में डेफिनेटली बिलोंग करेंगे।
ये 4 6 हमारा डेफिनेटली सेट में बिलोंग करेगा। और ये जो हमारी रिलेशन बन के आता है 4 6, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन से बन के आता है। तो हमें जो इससे एज मिलेगी वो ट्रांजिटिव एज होगी, उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो 4 6 से बनने वाली एजेस को हम एलिमिनेट करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो 4 6 हमारा है ये, 4 6 को मैंने यहाँ पर डिलीट किया। फिर से दिखाता हूँ उसको मैं, इस स्टेप को ध्यान से समझना। 4 6 वाली जो लाइन है वो ये है, ये ट्रांजिटिव एज बनाती है। और तीसरी स्टेप में हमें ट्रांजिटिव एजेस को डिलीट करना है। तो इस एज को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने डिलीट कर दी। फिर देखना है हमें ट्रांजिटिव रिलेशन कौन कौन से बनाएंगे, है ना। 4 5 जो है हमारा सेट में है, यस। फिर 5 से स्टार्ट होने वाला 5 6 हमने कवर कर दिया। 5 से स्टार्ट होने वाला दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा, 5 7। 5 7 भी हमारा सेट में है। दिस इम्प्लाइज, अब देखो यहाँ पर भी 4 5 से रिलेट करता है, 5 7 से, तो 5 जो है एलिमिनेट हो जाएगा। 4 किस से रिलेट करेगा, 7 के साथ। तो जो 4 7 है ये भी ट्रांजिटिव एज बनाएगा। 4 7 की जो एज है उसको भी मैं मार्क करके दिखाता हूँ फिगर में। 4 7 की हमारी एज बनेगी ये वाली एज हमारी 4 7 की है। तो ये ट्रांजिटिव एज बनेगी, इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। चलिए इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये लीजिए। 4 7 वाली भी ट्रांजिटिव एज थी, मैंने डिलीट की। इसके बाद और देखते हैं कौन सी हमारी एज बनती है ट्रांजिटिव, है ना। इसके बाद अगर देखें हम तो नेक्स्ट एलिमेंट पर चलते हैं। 4 6 हमारा सेट में है। फिर 6 से एलिमेंट स्टार्ट होने वाला 6 7 भी हमारा सेट में है ना। यानी कि 4 6 के साथ में रिलेट करता है और 6 7 के साथ में रिलेट करता है। तो 6 एलिमेंट एलिमिनेट हो जाएगा और 4 7 के साथ में 4 7 के साथ में एज बनाएगा, जिसको कि मैं डिलीट कर चुका हूँ, क्योंकि ऊपर भी 4 7 आया था, यहाँ से 4 7 आया था, तो ये हम डिलीट कर चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, और देखते हैं कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन बन सकता है। यस, 5 6 के साथ रिलेट करता है, 5 6 के साथ रिलेट करता है और 6 7 के साथ रिलेट करता है। 6 7 के साथ रिलेट करता है, तो 6 एलिमिनेट हो जाएगा। 5 किसके साथ रिलेट करेगा, 7 की। ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। तो ट्रांजिटिव एज बनने वाली है इससे कौन सी, 5 7 जो है वो हमारी ट्रांजिटिव एज है। 5 7 को मैं फिगर से बताता हूँ आपको, ये हमारी 5 7 वाली एज है। तो इसको भी हमें रिमूव करना होगा, क्योंकि ये भी हमारी ट्रांजिटिव एज बनती है। तो इसको भी मैंने रिमूव किया। तो जो रिमेनिंग ग्राफ होगा उसमें आपको ट्रांजिटिव एज देखनी है और उसको एलिमिनेट कर देना, डिलीट कर देना। इससे अलग कोई भी हमारी ट्रांजिटिव एज नहीं मिलेगी, है ना। हमारे पास यहाँ पर 3 ही ट्रांजिटिव एज मिली है ना। इसको मैं साइड में बताता हूँ आपको। एक तो 5 7 है, एक 4 6 है और एक है 4 7। तीनों एज को मैंने डिलीट किया। इनसे अलग कोई भी हमारी ट्रांजिटिव एज नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव एजेस को हमने डिलीट किया। इसको आप लिख भी सकते हैं इधर, जिस एज को हम डिलीट करेंगे उसको आप यहाँ पर बता सकते हैं। हमने डिलीट किया है 4 6 को, हमने डिलीट किया है, डिलीट 4 6 को डिलीट किया है। हमने 5 7 को डिलीट किया है। हमने यहाँ पर 4 7 को डिलीट किया। बस 3 एज ही हमारी ट्रांजिटिव एज थी, तीनों को मैंने यहाँ पर डिलीट किया। डिलीट करने के बाद ये फिगर हमारा बन जाएगा स्टेप 3 में, ठीक है। ये स्टेप 3 में हमारा फिगर बचेगा। तो अब हम एरो के अकॉर्डिंग डायरेक्शन को अपवर्ड लेते हुए इन एरोज वाली जो लाइन्स हैं उनको रिमूव कर देंगे और सिंपल लाइन डाल देंगे। जो सर्किल्स हैं उनको डॉट्स या वर्टेक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे और हमारा ऐसे डायग्राम ड्रा हो जाएगा, ठीक है। अगर एरो के अकॉर्डिंग देखें तो एरो के अकॉर्डिंग 4 जो है 5 पर गया, फिर 5 6 पर गया, 6 7 पर गया। यानी कि हम सिंपल सा एक फिगर बना सकते हैं। 4 है ना, 4 गया 5 पर, 5 गया 6 पर और 6 गया 7 पर। तो ये सिंपल सा इसका फिगर बनेगा। और सर्किल को हमने डिनोट कर दिया डॉट से, है ना। फर्स्ट एलिमेंट 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 होगा। 4 5 के बीच में ऊपर की तरफ एक लाइन एरो के अकॉर्डिंग लेंगे। 5 6 के बीच में एक एज है, एक लाइन डाल देंगे और 6 7 के बीच में भी एक एज है। तो इस तरीके से हम इसको ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से रखेंगे कि लोवेस्ट एलिमेंट सबसे नीचे रहे और ग्रेटेस्ट एलिमेंट सबसे ऊपर रहे। तो ये जो हमारा डायग्राम बन के आया लास्ट में, जिसमें हमने सर्किल्स को डॉट से
और अपवार्ड जो एरो थे उसको देखते हुए हमने उनको एजेस में बदला। यही हमारा रिक्वायर्ड हेसे डायग्राम होगा। ठीक है, तो बाकी ये प्रूफ करने के लिए नहीं आता है कि आप हेसे डायग्राम बनाइए या पोसेट प्रूफ कीजिए, तो कभी कभार 2 नंबर में आएगा अगर आएगा तो, लेकिन इसका आगे यूज है। जब तक आपको हेसे डायग्राम का कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आगे आप लैटिस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आगे की यूज को देखते हुए पोसेट को मैंने आपको बताया, इसी को लेकर के आगे हम लैटिस को डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। स्टूडेंट जितना हो सके आप हमारे चैनल को शेयर करें, है ना। और इसमें आपको पता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, कुछ वीडियो जिसमें डालनी है मुझे अभी भी, है ना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, 3, 4 और साथ ही साथ में डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के जो आपका सिलेबस होता है सब मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो स्टूडेंट जितना भी हो सके सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को बताएं हमारे चैनल के बारे में। थैंक यू।